साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी पत्रकार दिलीप त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। साथियों, आज के वीडियो की शुरुआत कैफी आजमी साहब के एक मशहूर शेर से, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इनकलाब का जो अब तक उधार सा है। एक इनकलाब उधार था जिसकी पूर्ति कदाचित आज होती दिखाई दी है, जब देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम, सामान्य अर्थों में जिसे महिला आरक्षण बिल कहें, पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और इस प्रकार से यह एक कानून बन गया। हालांकि इस कानून के बन जाने का तुरंत कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है, उस बात की चर्चा वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन देश की आधी आबादी अपने जिस हक अधिकार का उधार चुकता करने की मांग कर रही थी और देश के जिम्मेदार लोग, देश के हुक्मरान, देश के सत्ताधीश, देश की संसद में बैठ करके देश के भविष्य का निर्धारण करने वाले और देश के लिए नीतियां बनाने वाले लोग जिस तरह उदासीन रहे और आज़ादी के इतने दिनों बाद आधी आबादी को हक मिल पाया, तो निश्चित रूप से आज की 29 सितंबर की तारीख ऐतिहासिक तारीख है। और ऐतिहासिक तारीख किस प्रकार से है, अगर हम द्रौपदी मुर्मू जी के ही शब्दों में उसे कहें तो यह है कि लैंगिक न्याय के लिए आज का दिन, उन्होंने कहा कि लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति है। और इस लैंगिक न्याय को देने की बात तो हमारे देश में बहुत देर बाद शुरू हुई, और जब शुरू भी हुई तो आधे अधूरे मन से राजनीति अपने छल छद्म भी इसमें आजमाती रही। महिलाओं को बरगलाने फुसलाने की कोशिशें तो की जाती रहीं, उन्हें कहीं न कहीं राजनीतिक चालाकियों और चालबाजियों में भी उलझाया जाता रहा। यूँ कहें कि एक लॉलीपॉप लेकर के समय समय पर राजनीतिक दल प्रस्तुत होते रहे और उनकी मंशा जो भी रही हो, लेकिन समग्र रूप से राजनीति की मंशा नहीं रही कि महिलाओं को उनका हक अधिकार दिया जाए। ऐसे में इतना लंबा समय लग गया। जाहिर सी बात है कि शुरुआत तो आज से लगभग 27 वर्ष पहले 1996 में एच.डी. देवगौड़ा सरकार ने की थी, जब उन्होंने 81वें संशोधन के रूप में, 81वें संविधान संशोधन के रूप में महिला आरक्षण बिल को प्रस्तुत किया था। और जाहिर सी बात है, दुनिया जान रही है कि यह उस समय पारित नहीं हो पाया था। हालांकि उस समय भी वही दिक्कत थी जिसकी चर्चा आज है। उस बिल में देवगौड़ा साहब ने जो प्रस्तुत किया था उसमें SC/ST को तो रिजर्वेशन दिया गया था, पर OBC महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात नहीं की गई थी। बिल पारित ही नहीं हुआ, उसकी चर्चा बेकार है। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोशिश की, वो भी बिल लाए महिला आरक्षण संबंधी, कमोबेश वैसा ही बिल, और फिर उस बिल की नीति भी वही हुई जो देवगौड़ा के टाइम हुई थी। बिल पास नहीं हो सका। वाजपेयी जी ने फिर यह प्रयास किया, 1999 में भी किया, 2000 में भी किया, 2002 में भी किया, 2003-04 में भी किया, पर नहीं हो पाया। फिर हुआ क्या कि 2004 में सत्ता परिवर्तन हो गया, NDA की जगह पे UPA सत्ता में आ गई, मनमोहन सिंह जी की सरकार बन गई। और मनमोहन जी ने भी 2004 से 2008 तक कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। 2008 में उन्होंने प्रयास किया, महिला आरक्षण का बिल राज्यसभा में लेकर के आए, लेकिन राज्यसभा से ही पारित कराने में उन्हें 2 साल लग गए। 2010 में उन्होंने राज्यसभा से पारित तो करा लिया, लेकिन फिर लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। और इस बीच 2010 से 2014 आ गया। 2014 में चूँकि देश में आम चुनाव हुए, 15वीं लोकसभा का विघटन हो गया, तो बिल स्वतः लैप्स हो गया। उस समय पारित नहीं हो पाया। उसकी वजह यह थी कि UPA में शामिल 2 प्रमुख घटक दल, एक उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी, दूसरे बिहार से राष्ट्रीय जनता दल, ये पिछड़े वर्ग की महिलाओं के आरक्षण पर UPA सरकार से जुदा राय रख रहे थे। और UPA सरकार को ये भ्रम था कि अगर वो इस बिल को लाएंगे तो संवैधानिक रूप से विषम स्थिति पैदा हो सकती है। खैर वो नहीं हुआ। 2014 में NDA की सरकार आ गई।
नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत से, पूर्ण बहुमत से देश के प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन महिला आरक्षण बिल की तरफ उनका भी कोई ध्यान नहीं रहा और उस सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल पूरे कर लिए। 2019 में दोबारा चुनाव होता है, दोबारा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है और 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन कहते हैं अंत भला तो सब भला। मोदी सरकार ने देश की नई संसद में एक विशेष सत्र बुला करके, जो सत्र इन्होंने बुलाया 18 सितंबर से 22 सितंबर तक बुलाया और 19 सितंबर को ही इस बिल को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से पेश कर दिया और एक संक्षिप्त चर्चा के बाद 20 तारीख को ये लोकसभा में पास हो गया। लोकसभा में केवल ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी में, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब स्वयं और उनके एक और सांसद, केवल 2 ने विरोध किया, बाकी 454 ने समर्थन किया। राज्यसभा में कोई विरोध का स्वर नहीं दिखा। 214 के मुकाबले 0 से ये पारित हो गया और जब 20 सितंबर को ये लोकसभा से पारित हो गया, 21 सितंबर को राज्यसभा से पारित हो गया। ऐसे में कहीं कोई बाधा नहीं जिसके कानून बनने में, और अंतिम मुहर इस पर आज जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया की लग गई तो ये कानून बन गया। अब समस्या ये है कि कानून में जो एक प्रावधान कर दिया गया, वो प्रावधान क्या था कि जनगणना और परिसीमन के उपरांत जब स्थिति क्लियर हो जाएगी तब ये इस आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी और देश की संसद में यानी कि लोकसभा में मुख्य रूप से निम्न सदन में और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए जाएंगे और उन सीटों में जो आरक्षण किया जाएगा उसमें बदलाव भी चक्रानुक्रम में होता रहेगा। अगर आप पंचायती राज व्यवस्था के चक्रानुक्रम को ध्यान में रखें तो आपको बात आसानी से समझ में आ जाएगी। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से 1992 से ही देश में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी और वहाँ वो आरक्षण चल रहा है। सेम ऐसा यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन चूंकि यह परिसीमन और जनगणना के बाद की बात कही गई है तो आपको मालूम है कि हर 10 वर्ष पे जो जनगणना होती है वो जनगणना 2021 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोविड पीरियड के नाते वो जनगणना हो नहीं पाई और अब तक नहीं हो पाई। अब चुनाव बाद होनी है तो 2025 में जब नया सेंसस शुरू होगा, 24 के बाद 25 में जब भी कभी हो तो नया सेंसस शुरू होगा और उस सेंसस के आधार पर फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर परिसीमन होगा। आप जानते हैं कि परिसीमन भी एक सतत प्रक्रिया है। देश के जनांगीकी स्थिति को देखते हुए, प्रदेशों की जनांगीकी स्थिति को देखते हुए लोकसभा या राज्य की विधानसभाओं में सीटों की व्यवस्था की जाती है। निश्चित रूप से सीटें बढ़ाई जाती हैं, घटाई जाती हैं, फिर बदल किया जाता है, भौगोलिक स्थिति बदलती है, वो सब अलग कहानी है। लेकिन कुल मिलाकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2024 से पहले विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस आरक्षण से कोई फर्क नहीं पड़ना है। 2029 के लोकसभा चुनाव में या उसके आसपास होने वाले विभिन्न प्रदेशों के चुनावों में इससे स्थिति बदलेगी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या जो आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष द्वारा, विपक्ष कह रहा है कि भाई जब 2024 में कुछ होना ही नहीं था, 2024 में इसका लाभ आधी आबादी को यानी महिलाओं को मिलना ही नहीं है, तो फिर इस आपाधापी की जरूरत क्या थी, विशेष सत्र बुलाने की क्या आवश्यकता थी, क्यों सब कुछ आनंद फानंद में किया गया। और इसमें वो ये जोड़ते हैं, विपक्षी पार्टियां इस बात को जोड़ती हैं कि भाई हम उसके विरोधी नहीं हैं, हमने तो सपोर्ट कर दिया, हमारा तो सिर्फ मंशा पर सवाल है कि बीजेपी इसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, महिलाओं का वोट लेने के लिए 2024 में यह काम कर रही है। अब ठीक है, ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं, सब राजनीति की बात करेंगी, अपने नफा नुकसान के बारे में सोचेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, दूसरे को पाक साफ नहीं बताएंगे, दूसरे की नीयत में खोट बताएंगे, अपने को पाक साफ बताएंगे, उनकी स्थिति है। लेकिन अगर हम देखें, हम 2 भागों में इसकी चर्चा कर लें, एक तो बीजेपी का मान लें, दूसरा विपक्षी दलों का मान लें, तो बीजेपी को बहुत माइलेज मिलता इसलिए नहीं दिखाई दे रहा इस महिला आरक्षण बिल का कि एक स्वीकार्य सत्य है कि महिलाओं का अधिकतर वोट 2019 में और उसके पहले 2014 में
बीजेपी को यानी मोदी सरकार को मिला था और 2024 में इस प्रोत्साहन की या इसको कहें कि इस उत्कोच की आवश्यकता नहीं थी या थी भी, तो विपक्षी दल इस मामले में सफल रहे कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से कोटे की मांग करके और उस पर बीजेपी को घेर करके उन्होंने पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, जो आबादी में सर्वाधिक हैं, को एक मैसेज दे दिया है। और उस मैसेज के चलते यह बात है कि बीजेपी को वहाँ से वह माइलेज शायद न मिल पाए अगर ये विपक्षी पार्टियाँ इस बात को और गहराई से और गंभीरता से वहाँ पहुँचाने में सफल नहीं, तो फिर वहाँ वो माइलेज नहीं मिलना है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि बीजेपी को अन्य राज्यों में या जो अभी चुनाव होने या अभी जो है वहाँ पर उनके सामने भी वो समस्या आएगी। अगर इन्होंने अपने आने वाले चुनाव में अपने उम्मीदवारों की सूची में महिलाओं को उचित या जैसे इन्होंने प्रावधान किया वैसा प्रतिनिधित्व नहीं दिया, तो फिर विपक्षी दलों को सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा कि बीजेपी सिर्फ कहती है, करना नहीं चाहती। कथनी करनी में अंतर है, लेकिन यह एक ऐसा तीर होगा जिसमें दोनों तरफ धार है। सेम यही काम विपक्षी दलों को भी करना पड़ेगा। अगर विपक्षी दल इसको नहीं करेंगे तो फिर ये हो जाएगा कि भाई उनकी भी मंशा में खोट है। तो इस प्रकार से महिलाओं का एक लाभ तो तत्काल होता दिखाई दे रहा है कि विपक्षी दलों को और साथ ही साथ एनडीए को भी इसी चुनाव में या आने वाले अन्य चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। और इस उचित प्रतिनिधित्व का मतलब ये हो सकता है कि कायदे से अगर 33% से कम दे रहे हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी चर्चा को बल मिलेगा और ये चर्चा इनके खिलाफ जा सकती है। तो क्या यह बात फिर एक और तरफ देख लें कि क्या उससे महिलाओं को कोई फायदा नहीं हुआ? फायदा तो हुआ है, मनोबल तो बढ़ा है। ठीक है, जैसे इतना इंतजार किया वैसे आगे और इंतजार कर लेंगे। आखिर हम यह न भूलें कि जब देश में पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिला, भले इस बात की आलोचना कर दी जाती है कि भाई महिलाओं को आरक्षण भले मिला पंचायतों में, लेकिन वहाँ पर पंचायत प्रतिनिधि या पति प्रधान या इस टाइप के शब्द नए गढ़ लिए गए। प्रधान या जिला पंचायत की अध्यक्षा या कैसे भी महिलाएं बनी और वह गूंगी गुड़िया बनी बैठी हुई हैं। सारा काम उनके परिजन या उनके पति या कोई अन्य कर रहा है, लेकिन यह सही नहीं है। ठीक है, ऐसा है, बहुधा ऐसा है, इस बात से इनकार नहीं किया जाता, लेकिन महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं और धीरे धीरे सही राजनीति में आगे बढ़ रही है और तमाम महिलाओं ने अच्छा किया है, अच्छा कर रही हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए, आशया की भी उन्हें क्रियते निश्चित रूप से अच्छा होगा। और साथ ही साथ जो एक आगे चल कर के एक चीज़ और आनी है कि गांव में तो चलो ठीक है, प्रधान जी घर में रहेंगी, चूल्हे चौके में रहेंगी, पति देवता अपने ग्राम पंचायत में टहल करके भोपाल टाइट कर लेंगे या जो भी काम है कर लेंगे, मोहर लगा देंगे, साइन कर लेंगे, जो भी कुछ कर लें। राज्यों की विधानसभाओं में, देश की लोकसभा में तो ये संभव नहीं है। और देश में जब महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं तो निश्चित रूप से लोकसभा, राज्यसभा में भी, विधानसभाओं में भी वो अच्छी भागीदारी करेंगी और व्यवस्था करेंगी। अब इसमें महिलाओं को फायदा तो मिलना ही है, कोई दो राय नहीं है। और कुछ दिक्कत, कुछ खामियां तो हर जगह रह जाती है, सिर्फ उसके आधार पर हम चीज़ों को खारिज नहीं कर सकते। तो मिला है, अच्छा है, फायदेमंद है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब दिक्कत क्या आ रही है कि यह माना, अच्छा सोच कहाँ से दिक्कत क्या है? सोच में दिक्कत है। माना जाता है भाई पुरुष सत्ता, जो पुरुष समाज है, ये इस चीज़ को आसानी स्वीकार नहीं करता और कई अन्य कारण भी हैं। विवेचना में वक्त लंबा हो जाएगा, कभी जरूरत हुई तो फिर करेंगे। एक दिक्कत की बात इसमें जो सबसे विरोध में कही जा रही है और जिसमें कुछ सत्यता भी हो सकती है